हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी इस टाइम पे चल रही है प्रैक्टिस सेट। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आज के जो स्टार्टिंग के आपको लगभग 30-32 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो आपको टीकाकरण से मिलने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? खसरा का, एमएमआर का, बीसीजी का, डीपीटी का। आपको इन सारे जो ये आपके सारे वर्ड दिए गए इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है खसरा का टीका। खसरा जिसे हम कहते हैं मीजल्स। मीजल्स क्या होता है? ये एक संक्रामक बीमारी होती है जो कि संपर्क में आने पर होने का डर रहता है। और जब मीज़ल्स होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में साधारणतः सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, नाक और आँख से पानी बहने लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं खसरा के। और खसरा कैसी बीमारी है? तो खसरा जो है आपकी ये एक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है? डायपर चकत्ता, डायपर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहनाया जाता है। तो इससे के होने का कारण क्या हो सकता है? ईस्ट संक्रामक, वायरस संक्रमण, हेलमिंथ हो जाता है, प्रोटोजोअल संक्रमण है ये। तो इसका सही आंसर जो होता है, डायपर चकत्ता होने का कारण क्या होता है? ईस्ट संक्रमण होता है। जो पहले अब क्या होता है, पहले तो इसे कभी-कभार पहनाते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे बच्चों को इसे लगातार ही पहनाया जा रहा है। तो इससे क्या होने का खतरा रहता है? मतलब ये जो डायपर चकत्ता होता है किस कारण होता है? तो ये होता है ईस्ट संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? आईजीएम है, आईजीई है, आईजीजी है या आईजीडी है? तो जो शिशुओं में इम्यूनोग्लोबिन है एलर्जी का कारण होता है, ये होता है आईजीई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डीपीटी, डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन मिल गया, मतलब कि आंसर मिल गया। पहली बात आपको ध्यान क्या रखना है कि डीपीटी में क्या होता है? डीपीटी में सांस लेने की समस्या होती है, पक्षाघात हो सकता है और हृदय की विफलता भी हो सकती है। तो इसमें आपको बताना है ये डीपीटी का अर्थ क्या होता है? डीपीटी का पूरा नाम क्या है? क्या डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टॉक्सिन है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस है? डिप्थीरिया, पोलियो और टेटनस है? डिप्थीरिया, पोलियो और टॉक्साइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डीपीटी का पूरा नाम जो है वो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। आपको पता है इस डीपीटी को एक नाम और दिया जा सकता है, ट्रिपल एंटीजन। आपको पता है ये टीका 3 बार लगाया जाता है। इसके बाद जो है बच्चे को अगर बुखार आता है तो जो बुखार भी आ सकता है और जो टीकाकरण जहाँ पर टीका लगा होता है उस स्थान पर दर्द भी होता है। अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसे शीघ्र ही चिकित्सक से दवा ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा करता है? मतलब जो बच्चे को पहला टीका दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? बीसीजी के लिए, डीटीपी के लिए, पोलियो के लिए या खसरा के लिए?
तो आपको पता है जो पहला टीका दिया जाता है वो दिया जाता है बीसीजी के लिए दिया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका क्या होता है, वो होता है बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या है? अब आपको क्या यहाँ से ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल रहा है ये जो बीसीजी का टीका है ये किसके लिए दिया जाता है, तपेदिक के लिए दिया जाता है। अब आपको बताना है तपेदिक को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो टीका बीसीजी का टीका दिया जाता है ये तपेदिक के विरुद्ध दिया जाता है। अब आपको ये बताना है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बेबी क्योर ग्यूरिन होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है, बैक्टीरियम क्योर ग्यूरिन होता है, या बेबी क्योर ग्यूरिन होता है। ये आपका पहला और चौथा ऑप्शन एक ही हो गया है। ये क्योर की जगह आप केयर देखिएगा, लेकिन तब भी ये इसका आंसर तो नहीं है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यहाँ पे जो भी आपको फुल फॉर्म बताए जाते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं और कई एग्जामों में भी पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्पेलनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उनके लिए क्या आवश्यक है। जो स्पेलनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे होते हैं जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उनके लिए क्या आवश्यक है। इन्फ्लुएंजा का टीका आवश्यक है, हिव मेंस का टीका आवश्यक है, या बीसीजी का टीका आवश्यक है, या डीपीटी का जो है टीका आवश्यक है। तो इसके लिए डीपीटी का टीका आवश्यक है। अब डीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आपने इससे पहले ही देखा था डीपीटी का फुल फॉर्म, आपको बस कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना है। तो जो भी आपसे बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार आप लोग प्लीज़ उसे लिख दिया कीजिए, जिससे आपको भी याद हो जाएगा और मुझे भी लगेगा हाँ आप लोग जो है इस बात को सीरियसली लेते हैं जो आपको यहाँ पर बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा टीका है जिसे मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक का मतलब क्या हो गया कि मुख से दिया जाता है टीका। जो आप देखते होंगे इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे आपको पता होगा छोटे बच्चों को किस चीज़ का टीका मुँह से दिया जाता है। तो डीपीटी का नहीं, आपने पहले ही देखा। बीसीजी का ये भी नहीं दिया जाता है। पोलियो और हेपेटाइटिस ए, तो आपको पता है कि जो पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो की खुराक दी जाती है वो टीका होता है। तो वो टीका कैसे दिया जाता है, वो मुख के थ्रू दिया जाता है। तो मौखिक रूप से दिया जाने वाला टीका कौन सा होता है, तो वो होता है पोलियो का टीका। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एमएमआर टीका देने की आयु क्या है। एमएमआर टीका देने की क्या आयु है। 3 महीने में दिया जाता है, 6 महीने में दिया जाता है, 9 महीने में दिया जाता है, या 12 महीने में दिया जाता है। तो जो एमएमआर का टीका दिया जाता है वो दिया जाता है तीसरे महीने में, 3 महीने में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बीसीजी का टीका बचाव करता है। जो बीसीजी का टीका होता है वो किस से बचाव करता है। हमने इससे पहले ही क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि बीसीजी का टीका जो होता है वो किससे बचाव करता है, तो वो हैजा रोग से करता है, गठिया रोग से करता है, या खसरा से करता है, या फिर क्षय रोग से करता है। तो ये जो बीसीजी का टीका होता है ये करता है क्षय रोग से बचाव करता है। अब आपको बताना है क्षय रोग के अन्य और कौन कौन से नाम होते हैं। 2-3 नाम और होते हैं जिसमें से आपको 1 या 2 नाम कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था। तो किस वर्ष में लागू किया गया था,
2001 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 1995 में किया गया था या 1990 में किया गया था? तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, वो किया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु आम तौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं वो आम तौर पर किससे पीड़ित होते हैं? आंतों के संक्रमण से, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, नवजात पीलिया से या अति सक्रियता से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नवजात शिशु होते हैं वो आम तौर पर माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से पीड़ित होते हैं। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, उनको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मतलब ये नहीं कि जैसे हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपने मान लीजिए 25 क्वेश्चन ही देखे हैं, तो आपको बताना है कि उस 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग पूरा देखते हैं और कितने लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बीसीजी का टीका लगाने की आयु है। बीसीजी का टीका लगाने की आयु क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद? तो आपको पता है ये जो बीसीजी का टीका लगता है, ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। आपने देखा ये पहला टीका भी होता है, बच्चे को दिया जाने वाला पहला टीका जो होता है, वो आपका होता है बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, खसरे के प्रतिरक्षण करने की आयु क्या है? खसरे की प्रतिरक्षण करने की आयु क्या है का मतलब ये है कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, 5 महीने पर लगाया जाता है, 9 महीने पर लगाया जाता है या जो है 12 महीने पर लगाया जाता है? तो जो खसरे का टीका लगाया जाता है, वो लगाया जाता है 9 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आशा की क्या भूमिका है? जो आशा होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना, नगद अंतरण उपलब्ध कराना, प्रसव पूर्व देख रेख की सुविधा उपलब्ध कराना, अनुपूरक देख रेख सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, कि जो आशा होती हैं उनकी भूमिका होती है कि गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना। ये मुख्य भूमिका होती है आशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डीपीटी को विस्तारित कीजिए। मतलब कि डीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला आ जाता है आपका डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस आ जाता है, डिप्थीरिया न्यूमोनिया टिटनेस आ जाता है, डायरियल पर्टुसिस टिटनेस आ जाता है और लास्ट आपका आ जाता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्साइड आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ये किसका फुल फॉर्म होता है? तो ये होता है डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये जो टीका वाले क्वेश्चन हैं आपको इन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका कौन सा है? ओपीवी है, पीपीवी है, एचआईवी है, बीसीजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका बीसीजी। और आपको पता है बीसीजी का टीका किससे बचने के लिए किया जाता है? तो ये तपेदिक या क्षय रोग के बचने के लिए किया जाता है। और बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो ये जन्म के बाद दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद का मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। किसका? प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय, अधिग्रहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अधिग्रहित।
अधिग्रहित, इसका सही आंसर होगा अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाया जाता है? इनमें से कौन सा टीका है जो शिशु के जन्म के प्रथम माह में उसको लगवाया जाता है? एक तो हो जाता है आपका बीसीजी का टीका, दूसरा है पोलियो का, तीसरा है हैजा का और चौथा है आपका टिटनेस का। तो जो शिशु को प्रथम जन्म के प्रथम माह में लगवाया जाने वाला जो टीका होता है वो होता है आपका बीसीजी का टीका। इसको हमने देखा है, कई बार देखा है। अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि बीसीजी का टीका किससे बचाव के लिए दिया जाता है। आपको एक बार कमेंट करके बता देना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमने पहले ही देखा है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है आपने देखा कब दिया जाता है? क्या 7 दिन में दिया जाता है, 1 माह में दिया जाता है, 4 माह में दिया जाता है या 5 माह में दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका होता है वो दिया जाता है 1 माह में। कब दिया जाता है? 1 माह में दिया जाता है। ये तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में दिया जाता है। जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह क्या होता है? वह होता है आपका बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बीसीजी का टीका लगाया जाता है निम्न के लिए, मतलब बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? क्या खसरा के लिए लगाया जाता है या हैजा के लिए लगाया जाता है या टीबी के लिए लगाया जाता है या न्यूमोनिया के लिए लगाया जाता है? तो आपको पता है ये जो बीसीजी का टीका लगता है ये टीबी के लिए लगता है। अब टीबी को और क्या बोलते हैं? टीबी को ही हम तपेदिक बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं। तो ये टीका किसके लिए लगाया जाता है? यह टीका जो है लगाया जाता है टीबी के लिए, मतलब कि क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ओआरएस का पूरा नाम क्या है? ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है? ओरल रिवोल्यूशन साल्ट होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, ओरल रिजेक्शन सॉल्ट होता है या ओरल रेटेड सॉल्ट होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ओआरएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। पोलियो की दवा के आविष्कारक इनमें से कौन है? जोन्स साल्क हैं, एल्व-ई-7 हैं, सलमान बाक्शमा हैं या इनमें से कोई नहीं? तो पोलियो की दवा के आविष्कारक जो हैं वो हैं जोन्स साल्क। जोन्स साल्क ने पोलियो की दवा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एमएमआर दर्शाता है, मतलब कि आपको यहाँ पे एमएमआर का फुल फॉर्म बताना है। पहला आ जाता है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, दूसरा आ जाता है मम्प्स, मलेरिया और रूबेला, तीसरा आ जाता है मीजल्स, ये नीजल्स नहीं मीजल्स है, मीजल्स, मम्प्स और रिकेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि एमएमआर का मतलब होता है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था? मतलब कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? क्या लुई पाश्चर ने की थी या रॉबर्ट कोच ने की थी, एडवर्ड जेनर ने किया था या जोन्स साल्क ने किया था? तो आपको पता है चेचक के टीके की खोज जो किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सा युग्म सही है? मतलब इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो HBIG ये एड्स होता है और BCG का जो टीका दिया जाता है वो क्षय रोग के लिए दिया जाता है।
दूसरा है आपका पोलियो जो होता है वो पर्टेसिस के लिए दिया जाता है। और जो आपका डीपीटी का टीका है वो अतिसार के लिए दिया जाता है। तो आपको पता है इसमें से आपको एक ही आंसर आपका सही है। जो HBIG का टीका होता है वो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी के लिए। और ये BCG का टीका आपका सही है। BCG का जो टीका दिया जाता है वो क्षय रोग के लिए दिया जाता है। पोलियो के लिए आपको पता है कि पोलियो की खुराक दी जाती है, या हम कह सकते हैं इसका जो है टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। और जो डीपीटी का दिया जाता है, मतलब डीपीटी किसके लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया हो गई, काली खाँसी हो गई और टिटनेस हो गया, इनके लिए दिया जाता है। तो ये थे आपके चारों, इसमें मैंने चारों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? मतलब इनमें से कौन सा टीका है जो 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? BCG है, DPT है, ATS है, TAB है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो DPT होता है वो 3 रोगों से रक्षा करता है। अब आपको बताना है वो 3 रोग कौन-कौन से हैं? क्योंकि हमने जब भी टीका पढ़ना शुरू किया है, टीके वाले क्वेश्चन को उठाया है, हमने इनके बारे में कई बार डिस्कस किया है। तो आपको बताना है कि इनमें से डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? वो 3 रोग कौन-कौन से हैं, जिससे ये डीपीटी का टीका जो है रक्षा करता है। आपको जब भी, जैसे आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग तुरंत वहाँ पे कमेंट कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, माताओं एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना, या प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि माताओं और शिशु कल्याण सेवाओं का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खुराक, तीसरी खुराक देनी चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसकी तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? पहले खुराक के 2 माह बाद, दूसरे खुराक के 3 माह बाद, पहले खुराक के 5 माह बाद, या पहले खुराक के 6 माह बाद। तो इसका सही आंसर होगा जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जो तीसरी खुराक होती है उसको पहली खुराक के 6 माह बाद देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत हैं। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत क्या हैं? मीजल्स हैं, जर्मन मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स तथा चेचक हैं, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये जितने भी दिए गए हैं ये सारे क्या होते हैं, ये जो है सामान्य छूत मतलब संक्रामक रोग होते हैं। कौन कौन से? मीजल्स हो गए, जर्मन मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स और चेचक, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वायरस जो होते हैं, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत के रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह में दिया जाता है, 15 माह में दिया जाता है, 18 माह में दिया जाता है, या 2 वर्ष में दिया जाता है? तो जो MMR का टीका दिया जाता है वो दिया जाता है 15 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल मृत्यु का कारण है। बाल मृत्यु का क्या कारण है? अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, उपरोक्त सभी। तो बाल मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? भारतीय समाज में बाल मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। पहला इसमें क्या आ जाता है कि जो है, एक तो हो जाता है गर्भावस्था के दौरान असावधानी बरतने से भी हो सकता है बाल मृत्यु, और पोषण की कमी भी हो सकती है, अधिक संतान की उत्पत्ति भी हो सकती है, मतलब अधिक संतान होना भी एक कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है, माता-पिता का जो है रोगग्रस्त होना हो सकता है, और घर पर ही प्रसूत करवाना, मतलब घर पर प्रसूता का गृह में ही जो है उसका प्रसव करवाना, जो अव्यवस्थाएँ होती हैं घर पर, तो उसमें अगर घर पर जो है प्रसव करवाया जाता है तो ऐसे में बाल मृत्यु का कारण बन सकता है, और एक निर्धनता भी जो है इसका कारण होता है। तो कई कारण होते हैं बाल मृत्यु के, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका,
जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाने वाला टीका है। इनमें से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है? खसरे का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, एमएमआर का टीका लगाया जाता है या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि बीसीजी का टीका जो होता है वो तुरंत बाद लगाया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैरों की उंगलियां खुल जाती हैं। यह अभिव्यक्ति कहलाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके तलवे के मतलब जो तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ, जैसे ये जो नवजात शिशु का पंजा हो गया, ये उसकी पंजा हो गया, ये एड़ी हो गया, तो जब उसके आप एड़ी की तरफ पंजे से एड़ी की तरफ सहलाएंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा? उसके पैर की अंगुलियां खुल जाएंगी। यह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? इसको हम क्या कहते हैं? क्या इसको पामर ग्रास्प कहते हैं या मोरो कहते हैं, रूटिंग कहते हैं या बेवेंस्की कहते हैं? तो जो नवजात शिशु के तलवे खुलते हैं सहलाने पर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको बेवेंस्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, समाज मिति एक बच्चे का डॉट 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 मापने का एक उपकरण है। इनमें से क्या? समाज मिति बच्चे का क्या बुद्धिमत्ता स्तर मापने का एक उपकरण है? क्या व्यवहार समस्याएं मापने का एक उपकरण है? क्या समूहों के संबंध को मापने का एक उपकरण है या अभिभावकों के संबंध को मापने का एक उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज मिति। सोशियोमेट्री जो होता है, बच्चे का जो समूह के साथ संबंध होता है, उसको मापने का एक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव के वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा दी है। इस परिभाषा को किसने दिया है? क्या हरलॉक ने दिया है या पिब ने दिया है या हेरीज ने दिया है या बर्क ने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा दी है हरलॉक ने। किसने दिया है? हरलॉक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 एक प्रक्रिया है। क्या इसमें से क्या यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है, जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है? मतलब क्या ऐसा है? क्या सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे नवजात बच्चे को संस्कृत में ढाला जाता है, या विकास एक प्रक्रिया है, या परिपक्वता एक प्रक्रिया है, या अन्योन्य क्रिया एक प्रक्रिया है? तो आपको पता है सामाजिकरण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है, जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं डॉट 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 कार्य। कौन सा कार्य कहते हैं? क्या उसे नारी सुलभ कार्य कहते हैं या पुरुष सुलभ कार्य कहते हैं या विकासात्मक कार्य कहते हैं या श्रेणी कार्य कहते हैं? तो आपको पता है जो विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम उपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं विकासात्मक कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको विकासात्मक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? कब हुआ था? 1986 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 2013 में हुआ था या 2012 में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कब हुआ था? 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। जो सामाजिक व्यवहार होता है वो जन्म के समय ही शुरू हो जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है या संबंध नहीं है या विवादित है? तो इसको आपको बताना है, क्या जो सामाजिक व्यवहार है वो जन्म के समय शुरू हो जाता है? नहीं, ये जो है जन्म के समय नहीं शुरू रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका,
नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है, किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? जो नवजात शिशु होता है, उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का या शारीरिक समस्याओं का? तो आपको पता है जो नवजात शिशु होता है, उसको समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो नवजात शिशु होता है, उसको किस-किस चीज़ के साथ समायोजन करना होता है जब वो जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र कैसे होते हैं? क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या वातावरण से प्रभावित होते हैं या जो है आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं? तो आपको पता है कि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये जो विकास होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक अविराम गति से ये चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक संवेगात्मक हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया, ये सब आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। तो क्या होते हैं विकास? विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डॉट 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 सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। इसमें से क्या ऐसा है जो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है? क्या जाति है, भाषा है, खेल है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ये जो जाति होती है, जाति सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्त करता है। जातीय चेतना उसे निर्देशित करती है कि व्यक्ति को क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखिए थोड़ा अलग सा है। क्या कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या बताइए। कितना है? 20 है, 32 है, 10 है या 28 है? तो जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है किस आयु में? मतलब बच्चा कब सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है? 3 महीने में, 3 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में या 6 से 7 महीने में? तो आपको पता है जो नवजात शिशु होता है वो जो है 6 से 7 महीने में सहारा लेकर बैठना प्रारंभ कर देता है। जब भी आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बच्चों के एज से रिलेटेड कई कार्य दिए गए हैं। तो आप उनको अपने घर में जो बच्चे हैं उनसे रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई-कोई कार्य जो होते हैं कुछ बच्चे वो जल्दी करना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो देर से करते हैं। तो आपने देखा होगा क्या जो है सहारा लेकर बच्चे 6 से 7 महीने में ही बैठना शुरू करते हैं? नहीं, आपने देखा होगा 5वें महीने में ही बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनको आप किसी तरह से सहारा दे देंगे तो वो बैठना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो आपको आंसर देना है वो बुक के हिसाब से देना है, अपनी सोच के हिसाब से यहाँ पर नहीं देना है। तो आपकी सोच में जो घर में बच्चे हैं उनमें और जो बुक में आपके एज दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? किस सन में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया? क्या 1832 में किया गया, 1835 में किया गया या 1838 में किया गया या फिर 1840 में किया गया? तो आपको पता है कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1838 में किया गया था। जो फ्रांसीसी विद्वान हैं अगस्त काम्टे को इस विषय का समाजशास्त्र का क्या बोला जाता है? जन्मदाता माना जाता है या जनक माना जाता है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से और ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है या जनक किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है अगस्त काम्ट को। ये कहाँ के थे? ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएँ, उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, उसकी मानसिक अंतरक्रिया। तो आपको पता है कि जो बालक होता है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक जो होता है, उसकी मानसिक स्थिति होती है। मानसिक अंतरक्रिया या मानसिक स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आदमी जो इंसान होता है उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, यह किसका उदाहरण है? आपने देखा होगा, अगर मानते हैं आपके घर में कोई है, जैसे मान लीजिए पिताजी हैं और वो ऑफिस जाते हैं, तो वो कभी-कभी बेवजह ही घर पे आके गुस्सा होने लगते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि मतलब ये क्या होता है कि उनके जो मालिक हैं वो उनको बहुत डाँटे हैं, बेवजह ही डाँट दिए हैं और वो अपना गुस्सा जो है मालिक पर नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो आकर अपने घर पे अपने बच्चों पर इसका गुस्सा निकालते हैं। तो ये जो मालिक का गुस्सा बच्चों पर निकाला जा रहा है, ये किसका उदाहरण होता है? क्या यह विस्थापन का उदाहरण होता है या प्रतिगमन का उदाहरण होता है या निरोध का उदाहरण है या प्रक्षेपण का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होता है? ये होता है विस्थापन का उदाहरण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कभी मम्मी-पापा में झगड़ा हुआ हो और जो है अगर आपके बच्चे हैं तो उसको भी देखिएगा, जो मम्मी हैं अगर वो पापा को कुछ नहीं बोल पाती हैं तो बच्चे को ही पीटना शुरू कर देती हैं, बच्चे को ही खूब सुनाती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता होगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाएँगे। तो ये किसका उदाहरण होता है? अगर आप पापा को ना बोलकर अपने बच्चे को बोल पा रहे हैं, तो ये किसका होता है? ये जो है विस्थापन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा किस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करता है? जो बच्चा होता है वो किस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करता है? 7 से 9 माह में करता है या 9 से 11 माह में करता है, 13 से 14 माह में करता है या 16 से 18 माह में करता है? तो जो बच्चा होता है वो इनके अनुसार जो बुक में आपके दिया गया है वो 16 से 18 माह में स्टार्ट करता है सीढ़ियाँ चढ़ना। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो बैठना शुरू कर देते हैं, थोड़ा-थोड़ा दोनों मतलब चारों पैर हाथ-पैर मिला के वो चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 से 9वें महीने में, तो वो क्या करते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 16 से 18 माह में जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्या? सिवाय किसके? मतलब इसमें से ऐसा क्या है जो बच्चों के नाखून का चबाने का कारण नहीं हो सकता है? हीन भावना है, असुरक्षा की भावना है, आत्मविश्वास की कमी है या पोषक तत्वों की कमी है? तो बच्चों में नाखून चबाने के कारण हीन भावना भी हो सकता है, असुरक्षा की भावना भी हो सकता है। मतलब देखे होंगे जो बच्चे ही नहीं थोड़े बड़े भी होते हैं, अगर किसी चीज़ से उनको डर लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो नाखून चबाना ही शुरू कर देते हैं। और आत्मविश्वास की कमी, अगर उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और 10 से 20 लोगों के बीच में उनको बोलना है, तो वो क्या करेंगे, डर के मारे वो जो है अपनी नाखून ही चबाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो आपका लास्ट दिया है, ये पोषक तत्वों की कमी, ऐसा नहीं है कि पोषक तत्वों की कमी होने पर वो अपने नाखून को चबाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोषक तत्वों की कमी। मतलब बच्चों में नाखून चबाने की आदत का कारण कुछ भी हो सकता है सिवाय पोषक तत्वों की कमी। मतलब ऐसा नहीं है उनके अंदर अगर पोषक तत्वों की कमी है तो वो नाखून चबाएँगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? 6 महीने में आती है, 1 से 2 वर्ष में आती है, 2 से 4 वर्ष में 2 से 3 वर्ष में आती है या 3 से 4 वर्ष में आती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ये है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लेकर आएँगे आपके लिए, कल के बाद शायद से आपकी 2 ही क्लास होंगी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की, एक कल होगी 50 क्वेश्चन की सीरीज़। नेक्स्ट डे जो है होगी वो हमारी लास्ट होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसके बाद हम टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।